नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं द समाचार एक्सप्रेस। जीवन का सफ़र। जीवन के सफ़र में कई ऐसे शख्सियत से हम लोग रूबरू हो चुके हैं और अब हमारी सफ़र जो है शिक्षा जगत को लेकर है, क्योंकि बिहार में और ख़ासकर पटना की बात कहें, शिक्षा को लेकर के जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि अब शिक्षा कास्ट बेसिस पे होता जा रहा है। क्या ये सच में कास्ट बेसिस पे होता जा रहा है? इस पे कई लोगों से हम लोग रूबरू हो रहे हैं, उनसे भी हम जान रहे हैं कि शिक्षा को आप किस तरह से देखते हैं। बड़े बड़े अफसर हो जाते हैं लेकिन उनको लिखना पढ़ना नहीं आता है, आईएएस हो जाते हैं, आईपीएस हो जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारे ऐसे पद हैं, लेकिन एक अगर ड्राफ्ट की बात कहें तो उनसे ड्राफ्ट लिखा नहीं जाता है। तो फिर ये शिक्षा किस बात की, कैसा आपने शिक्षा प्राप्त किया? इसी क्रम में हम लोग आगे हैं इनेबलर्स एकेडमी है, इनके डायरेक्टर हैं रंजन झा जी। तो रंजन जी से जानेंगे कि आपका जन्म का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, शिक्षा दीक्षा कहाँ से लिए और अब क्या कुछ कहेंगे शिक्षा और जो अभी चर्चा पर चर्चा चल रही है। पहले तो रंजन जी आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा रंजन जी, बताइए कि शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त किए, अभी डिग्री कहाँ तक लिए और अभी जो शिक्षा का माहौल जो चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए इनेबलर्स एकेडमी में। तो जैसा आपने कहा, रंजन झा नाम है मेरा। मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय से हुई है। क्लास 10th मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय गुलबर्गा से किया। गुलबर्गा कर्नाटका में है, नाम अब उसका बदल गया, कलबुर्गी नाम हो गया है जिले का। क्योंकि नवोदय विद्यालय में माइग्रेशन की व्यवस्था रही है शुरू से, उसी के तहत मैं जेएनवी गुलबर्गा गया, वहाँ से 9th और 10th की पढ़ाई की, वापस आया 11th और 12th जेएनवी बेगूसराय से किया। फिर मैंने ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में टीएनबी कॉलेज भागलपुर से किया और फिर एमबीए किया 2001-2003 के सेशन में सीएमडी मोदी नगर से। इंडस्ट्री में काम किया मैंने करीब 15-16 साल। मुख्य रूप से एफएमसीजी मेरी इंडस्ट्री रही, बेकरी इंडस्ट्री में भी काम किया, अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया और आई हैड अ फ्लॉरिशिंग कॉर्पोरेट करियर। लेकिन हमेशा से शिक्षा में वापस आकर कंट्रीब्यूट करने का मन था। देखिए, एक बात समझनी होगी कि मेरी ज़्यादातर तालीम जो हुई है वो टैक्स पेयर्स के पैसों से हुई है, वो स्कॉलरशिप के तहत हुई है। नवोदय विद्यालय की जो एजुकेशन रही है वो तो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट थी, आप जानते होंगे। और उसके बाद ग्रेजुएशन में भी कोई खास फी देनी नहीं पड़ी और वहाँ भी आई गॉट 100% स्कॉलरशिप, क्योंकि बैडमिंटन और वॉलीबॉल टीम में मैं था कॉलेज के। तो जो मेरी ज़्यादातर एमबीए को हटा दें तो ये एजुकेशन टैक्स पेयर्स के पैसों से ही हुई। तो कहीं ना कहीं समाज को सेंस ऑफ पेइंग बैक एक रहा है। और मैंने फिर 2016 के बाद कई जगहों पे पढ़ाया। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूल में भी पढ़ाया, कॉर्पोरेट इलाकों की जॉब छोड़कर। कॉर्पोरेट एक बड़ा एक कहा जाता है कि कॉर्पोरेट एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे एक अलग एक ब्रांड होता है, लेकिन वहाँ छोड़ के अभी एजुकेशन इसलिए क्योंकि मेरा मन 10-12 सालों के बाद हमेशा से ऐसा होने लगा था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग, ट्रेनिंग, अच्छा कॉर्पोरेट में सेल्स एंड मार्केटिंग में रहते हुए भी मैंने हमेशा ट्रेनर की भूमिका निभाई। तो ट्रेनिंग मुझे बहुत पसंद है और लोगों की पर्सनालिटी पे काम करना मुझे बहुत पसंद है। और तो वो एक मन में हमेशा से रहा कि मैं टीचिंग में बेहतर कर सकता हूँ। हालांकि तब तक देर हो चुकी थी, मेरे पास पीएचडी नहीं थी, बीएड भी नहीं था कि सेकेंडरी एजुकेशन में जा सकें। बहरहाल संघर्ष रहा काफ़ी। पटना में आया 2021 में। यहाँ मैंने कैट के बच्चों को, कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है एमबीए एडमिशन्स के लिए, तो यहाँ के 2 लीडिंग जो कोचिंग ब्रांड्स हैं वहाँ पढ़ाया मैंने। और आपको बताते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे, आई एम बैंगलोर, आई एम कलकत्ता, आई एम शिलोंग, मतलब जितने भी आईएम्स हैं अहमदाबाद को छोड़कर, हर आईएम में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। एमडीआई गुड़गांव में हैं, आईआईएफटी में हैं और काफ़ी अच्छा रहा।
और अभी इनेबलर्स एकेडमी हमने शुरू की इसी लास्ट ईयर दिसंबर में। उसका उद्देश्य है कि बिहार में, झारखंड या पूर्वांचल देखें, ईस्टर्न यूपी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और एक बहुत बड़ा तबका है यूथ का जो अनएम्प्लॉयड। वो ये नहीं समझ रहा कि वो अनएम्प्लॉयड क्यों है। वो पुअर स्किल्स की वजह से अनएम्प्लॉयड। कहीं ना कहीं जो हमारा इकोसिस्टम रहा है उसके तहत वो गवर्नमेंट जॉब की जो अट्रैक्शन है, उसका जो आकर्षण है, उसी में ज़्यादातर समय उसका लग जाता है। और आपने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि ड्राफ्टिंग स्किल्स नहीं है लोगों के पास, क्लास 2 ऑफिसर्स की भी अगर हम बात करें तो भी, और प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं हैं, तो इसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं हैं। एम्पावर्ड नहीं हैं तो काम में एफिशिएंसी नहीं आती, राइट? क्योंकि जब आपकी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रेसिव नहीं होती, दमदार, किसी भी व्यक्ति के लिए पर्सनालिटी मायने रखता है, बहुत मायने। अगर हम बैठे हुए हैं, आप बैठे हुए हैं, अगर कोई भी कॉर्पोरेट जगत में यह होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। अगर आप किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं जी, तो पहले आपका पर्सनालिटी देखा जाता है कि भाई जूते कैसे हैं, शर्ट कैसे अपना पहना हुआ है, आपका बोलचाल का भाषा कैसा है, आप बैठते तो कहीं ना कैसे कहीं हैं, ये उठते मायने रखता कैसे है। हैं, अपनी बात को रखते कैसे हैं, सामने वाले के सवाल को कैसे समझते हैं क्विकली, उसी के हिसाब से जवाब देते हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड, सिचुएशन मैनेजमेंट, तो ये तमाम चीज़ें हैं। उन सभी चीज़ों को हम अपने यहाँ इनेबलर्स एकेडमी में लेकर आए हैं। और जैसा मैंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड फॉर्चुनेटली ऐसा रहा है कि आई एम वेल कनेक्टेड विद कॉम्पिटेंट पीपल। तो हर फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, एडवोकेट्स हों, या सिविल सर्वेंट्स हों, या फौज के ऑफिसर हों, तो गाइडेंस और एक्सपर्टीज़ की कहीं कोई कमी नहीं है। मैं खुद इंडस्ट्री से हूँ, तो और हमारे जो भी कंटेम्प्रेरीज हैं या सीनियर्स हैं इंडस्ट्री के, वो सभी अब लीडिंग पोजीशंस में हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर तक हैं। तो हमने सब लोगों से बात की इनेबलर्स एकेडमी को लॉन्च करने से पहले कि 22 से 26-27 साल तक का जो एज ब्रैकेट है, या 28-29 तक का, उसमें जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको अगर हम सॉफ्ट स्किल्स में ट्रेन करें, कम्युनिकेशंस में ट्रेन करें, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दें, प्रेजेंटेशन, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में ट्रेन करें, इंडस्ट्री की बेसिक नॉलेज दें, तो क्या आप उनको जूनियर लेवल पे हायर करेंगे? आपको बेहद खुशी होगी सुनकर। सबने कहा कि वी आर लुकिंग फॉर सच ट्रेन्ड पीपल। हम तो ऐसे ट्रेंड लोगों की तलाश में हैं कि ऐसे लोग आएँ हमारे पास। और 25,000 से लेके 40,000, 50,000 की जो रेंज है, उसमें जॉब्स की कहीं कोई कमी नहीं है। आपको केवल ट्रेंड होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। यू शुड हैव अ प्लीजिंग पर्सनालिटी। जो आपने कहा कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते हैं, तो उसी विजन के साथ सर इनेबलर्स एकेडमी की शुरुआत। आपके पास किस तरह के स्टूडेंट ज़्यादातर आते हैं? कोई जॉब वाले भी आते होंगे? हमारे पास स्टूडेंट तो आते ही हैं जी जी, लेकिन कई ऐसे जॉब वाले भी आते होंगे कि भाई वो लुका छिपा के आते हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं कि भाई कोई सीखने के लिए, इस तरह के भी लोग आते हैं। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो करियर में स्ट्रगल कर रहे हैं पुअर स्किल्स की वजह से, और वो चाहते हैं कि अपने को अपग्रेड करके मैनेजरियल काडर में जाएं, तो उसकी भी हमारे यहाँ व्यवस्था है। और वो मेरा हमेशा से एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है कि जो मैच्योर लोग हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको खासकर पटना जैसे शहर में उनके लिए गाइडेंस नहीं है कहीं भी। तो चाहे वो बैंक में जूनियर लेवल पे काम कर रहे हों, स्कूल्स में कर रहे हों, तो ऐसे लोग आते भी हैं। और ऐसे लोगों के लिए हमारे पास प्रोग्राम भी है, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है। जब से आपने ये एकेडमी आपने शुरू किया, तब से कितने स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ और कितने स्टूडेंट आए अभी तक? अभी तक हमारे यहाँ कम से कम 20 बच्चे तकरीबन आए हैं, जो लर्निंग टू अर्निंग हमारा प्रोग्राम है। हमने इस प्रोग्राम का नाम दिया है लर्निंग टू अर्निंग। लर्निंग टू अर्निंग, राइट। उसमें से 5 बच्चों की प्लेसमेंट हम करवा चुके हैं। 20 में से 5 हो गया जी। इमामी में प्लेसमेंट हुई है, कारगिल में प्लेसमेंट हुई है, एफएमसीजी सेक्टर में, और 15 बच्चे हमारे यहाँ अभी ट्रेनिंग में हैं।
दिसंबर में हमने शुरू की थी एकेडमी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मार्च के बाद से फ्लोरिश करना इसने शुरू किया, होली के बाद से। कोचिंग इंडस्ट्री में लोग कहते हैं कि दुर्गा पूजा से लेकर, बिहार में दुर्गा पूजा से लेकर होली तक का जो टाइम होता है वो एक मतलब डल टाइम पीरियड होता है, और फिर चुनाव भी थे नवंबर में, तो मार्च के बाद से और ट्रैक्शन हुआ। दूसरी बात है कि ये काम नया है, अपनी तरह का ये नया काम है पटना में, तो लोगों को, हमें अपनी बातों को समझाने में थोड़ा वक्त लगा, उनका कॉन्फिडेंस गेन करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग समझ चुके हैं, लोग आ रहे हैं और हम उनको ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, अभी पटना में एक ज्वलंत मुद्दा है, एजुकेशन कंपटीशन। जो आप एकेडमिक है, आप शिक्षा देखते हैं, लेकिन अब कंपटीशन हो गया है, और कंपटीशन ऐसा कि आप सीधा कास्ट पे आ जा रहा है, हिंदू, मुस्लिम, सनातन। जो अभी आप सुने भी होंगे कि खान सर, रोशन सर को लेकर के, जैसे रोशन जी आते हैं और कहते हैं कि हम सनातनी हैं, वो मुस्लिम है, तो एजुकेशन पे क्या उनका एक असर पड़ेगा? क्या बच्चे इससे प्रभावित होंगे? मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत बड़ा सेक्टर है, और बिहार बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारे बच्चे हैं। मुझे लगता है कि अब कोटा के बाद जो है, बिहार ही एक जगह हो गया है जहाँ पे कंपटीशन को लेकर के जो बच्चे का संख्या जो ज़्यादा है। पटना एक एजुकेशन हब है, बिल्कुल है। और जो आपका सवाल है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसका बहुत दूरगामी कोई फर्क दिखने में आएगा, और ये एक टेम्पररी मुद्दा हो सकता है। चीज़ें सामान्य हालत में आएंगी, और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब भी कोई सनसनीखेज, सेंसेशनल चीज़ें आती हैं, कोई चीज़ आती है, तो लोग उसको ज़्यादा तूल देते हैं। मुझे लगता है कि एक समय बीत जाने के बाद चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। खान सर भी अपना काम कर रहे हैं, बाकी लोग भी अपना काम कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि उसकी शुरुआत हुई थी कि एक हमारी जो बहुत फेमस एंकर हैं, उन्होंने इनडायरेक्टली कोई टिप्पणी की थी, और चूंकि उनके पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो नेशनल चैनल पर किसी का नाम डायरेक्टली ले सके, लेकिन टीचर्स के पास तो लिबर्टी है, वो तो अपनी क्लास में किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो खान सर ने बाकायदा उनका नाम लेकर उनको कहा, बातें वहां से आगे बढ़ी। ये दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूँ है कि लोगों ने फिर मजहब को और कास्ट जैसी चीज को बीच में लाया। ये नहीं होना चाहिए, शिक्षा में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो कहीं नहीं होना चाहिए, शिक्षा ही क्यों, क्योंकि आज का दौर कंपटीशन का है, और इस तरह का बयानबाजी, कोई है ऑफलाइन है, कोई ऑफलाइन ऑनलाइन है, हर किसी को अपने स्तर से शिक्षा देने का अधिकार है। निश्चित। और बच्चे आते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो, जॉब कर सके। तो आप कैसे देखते हैं, क्योंकि कंपटीशन है क्षेत्र में, और आप नए आए हैं अपना आप विज़न लेकर के, तो क्या लगता है आप सर्वाइव कर पाएंगे इस कंपटीशन में? देखिए, जहाँ तक हमारी बात है, तो मैं तो इतने सालों से हूँ ही, और ये केवल मेरे सर्वाइवल की बात नहीं है, वो तो बहुत ही एक बहुत छोटी सी बात है, एक व्यक्ति की बात है। जो शिक्षा को लेकर आपका व्यापक सवाल है, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि असल शिक्षा तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में मिलती है। हमारे यहाँ स्कूल्स दुरुस्त हों, कॉलेजेस में रेगुलर क्लासेस हों, और अभी जो संयोग से हमारे चांसलर साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं, और मुझे लगता है कि उनके कार्यकाल में विश्वविद्यालयों की स्थिति और कॉलेजेस की स्थिति सुधरेगी। और जिस तरह से आर्मी रूल एक फौज में होता है, हाँ, तो मुझे लगता है कि जो बिहार के गवर्नर जी आर्मी रूल के तरह एजुकेशन में भी लागू करेंगे कि बच्चों का भविष्य ज़्यादा बेहतर हो। हाँ, आर्मी का जो डिसिप्लिन है, आर्मी की जो पंक्चुअलिटी है, आर्मी के जो कोर एथिक्स हैं, उनको, चूंकि उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, मेरे ख्याल से कश्मीर कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे हैं, तो उनका बड़ा डिस्टिंग्विश्ड करियर रहा है फौज में।
तो उसका एक इम्प्रिंट तो देखने को मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी चीज़ें एक्शन मोड में आ भी गई हैं प्रोफेसर्स की रिक्रूटमेंट को लेकर, जहाँ उन्होंने इंटरव्यू पर भी 12 नंबर अलॉट किया गया है, जिसमें से 6 और 6 मार्क्स हैं। तो 6 मार्क्स आपकी डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स पे हैं कि आपको इंटरव्यू के दरमियान हो सकता है डेमोन्स्ट्रेट करना होगा, किसी टॉपिक को पढ़ाकर दिखाना होगा, और बाकी के 6 मार्क्स जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को तवज्जो अब देने की बात हुई है। तो क्या गवर्नर साहब से मुलाकात, गवर्नर साहब आपने सोचा या मुलाकात, क्या ऐसा कुछ विचार किए? जी, संयोग से मैं उन्हें लिंक्डइन पे फॉलो करता रहा हूँ और लिंक्डइन पर वो काफ़ी एक्टिव हैं। तो उन्होंने एक पोस्ट बिहार का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको लेकर लिखा था। तो मैंने उस पर एक बहुत सम्मानजनक टिप्पणी आदर भाव से की कि अगर महामहिम उपलब्ध हो तो मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं कॉलेजेस में सिचुएशंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने रिप्लाई किया और उन्होंने मिलने को बुलाया भी है। फिलवक्त तो शहर में वो नहीं है, तो लोक भवन जब वो आते हैं तो उम्मीद है कि उनसे मुलाकात होगी और जो मेरे सुझाव हैं मैं उन तक रखूंगा। जी जी। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे है कि क्या कहेंगे आप अपने एकेडमी को लेकर, जो कि आज कंपटीशन का दौर है, हमारे पास टैलेंट है लेकिन कुछ पॉइंट के वजह से हम छट जाते हैं, तो उस चीज़ को कैसे फुलफिल करें? देखिए, इसके बारे में पहले बात हो चुकी है। मैं जो यूथ हैं और जो करियर को देख रहे हैं उनसे यही कहूँगा कि आप हमारे पास आ सकते हैं। हम आपकी पर्सनालिटी को देखकर एनालाइज करके उसका विश्लेषण कर वहाँ जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। वो गैप्स कम्युनिकेशन के टर्म्स में हो सकती हैं, वो गैप्स अवेयरनेस के टर्म में हो सकती हैं, वो गैप्स स्किल्स के टर्म्स में भी हो सकती हैं, और उन सभी पे काम करेंगे। हमारे यहाँ ये एक वैल्यू चेन है जहाँ ट्रेनिंग से लेकर एम्प्लॉयमेंट तक का काम है। तो आपको 3 से 4 महीने के अंदर हमारा प्रयास होता है कि ट्रेन करके और फिर आपको प्लेस कर दिया जाए। तो आप, एक आखिरी बात मैं कहूँगा, समय मत बर्बाद कीजिए, आप इंतज़ार मत करिए, कुछ न कुछ होते रहना चाहिए। द शो मस्ट गो ऑन। आप अगर कुछ ना कुछ करते रहेंगे तभी कुछ हासिल भी हो पाएगा। तो आपने सुना कि जिस तरह से इनका कहना है कि हर बच्चों में प्रतिभा होता है, चाहे बड़े हो या छोटे हो, लेकिन कुछ कमियां होती है। कमियां मतलब पर्सनालिटी, किसी व्यक्ति का पर्सनालिटी फर्स्ट इम्प्रेशन और लास्ट इम्प्रेशन होता है। और किसी जगह पे आप जॉब के लिए जाते हैं या किसी काम के लिए जाते हैं तो इंसान का पर्सनालिटी ही सबसे बड़ा मायने रखता है। और आप, अगर आपका पर्सनालिटी बेहतर है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप बेहतर डिग्री आप ले लिए लेकिन पर्सनालिटी बेहतर नहीं है तो फिर आपको सोचना पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। और इसको लेकर के जो रंजन सर ने कहा कि भाई गवर्नर सर से भी हमारी मुलाकात तो होगी, बातचीत हो गई है, जैसे ही बातें हैं इनके अंदर कई ऐसे सवाल हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर और एक कई ऐसी मतलब कार्य योजना को लेकर के है, जो आपने कहा था कि एक लिखने का जो एक होता है ड्राफ्टिंग को लेकर के, कि बड़े बड़े अधिकारियों में भी कमी पाई जाती है। दरोगा, इंजीनियर, IAS, IPS बन जाते हैं, लेकिन एक आवेदन लिखने के लिए कहा जाए तो सही ढंग से नहीं लिख पाते। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो ज़रूरत है जानकारी है वो प्राप्त करें, और प्राप्त करने के बाद अपने पर्सनालिटी को और डेवलप करें। तो फिर चलते हैं नए शख्सियत के पास, उनका क्या कुछ सोच है उनके सेक्टर में। और जो वर्तमान में तो शिक्षा जात धर्म में बढ़ता हुआ दिख रहा है, बच्चों को इससे भय लगने लगा है कि जिस तरह से कास्टिज्म हो रहा है, सनातनी, हिंदू, मुस्लिम, इस तरह का सिचुएशन हालांकि नहीं होना चाहिए। गुरु का काम है ज्ञान देना,
ना कि कास्टिज्म करना। तो उनसे भी रूबरू होंगे। तो आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।